हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 5 और ये लास्ट लेक्चर है। आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ हमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है और कुछ नहीं। और आपने 4 लेक्चर अच्छे से देख लिए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिख दिया करो जो डाउट है, ताकि मैं अगली क्लास में इसको सोल्व कर सकूँ। तो आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है। थ्योरी सारी अच्छे से आप कर लेना। कल शाम मतलब संडे को शाम को आपको मैं इसके सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होंगे या प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कल उसका लेक्चर आपके पास आ जाएगा। तो आज का आपको टाइम मिल जाएगा और कल शाम तक का आपको टाइम है। इसकी पूरी की पूरी थ्योरी रिवाइज कर दो। चैप्टर छोटा है बट हाँ इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ ये 13 नंबर का आता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों मिला के ये चैप्टर 13 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि डायरेक्ट करंट या अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देखो, करंट आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में। अब जो करंट है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, करंट जो होते हैं वो एसी भी हो सकता है, मींस अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी डायरेक्ट करंट। अब ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है, इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट ऐसा होता है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, मीन्स अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, डीसी का हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये ना कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ऐसे डीसी करंट चलता है एक ही डायरेक्शन में। जबकि अगर हम एसी की बात करें, एसी जो करंट होता है वो आपका दोनों डायरेक्शन में चलता है, ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो एसी और डीसी में ये सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि डायरेक्ट करंट जो होता है वो हमारा एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है। जितने भी आपके सेल होते हैं, बैटरी होती है, आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी है, आपने सोलर पैनल लगवाए हुए हैं, उसके साथ भी एक बैटरी कनेक्टेड होती है। उनमें जो भी आपका करंट होता है वो क्या होता है, डीसी करंट होता है। उनमें जो भी करंट होता है वो क्या होता है, डीसी करंट होता है। अब मार्केट से आप सेल लेके आए हो, ठीक है, 1.5 वोल्ट का आप सेल ले आए, तो उसमें एक साइड पॉजिटिव होती है, एक साइड नेगेटिव होती है। ये पोलैरिटीज़ जो होती हैं ये फिक्स होती हैं डीसी में। ठीक है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते कि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। जबकि एसी में ऐसा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो करंट विच वी गेट फ्रॉम द बैटरी इज डायरेक्ट करंट बिकॉज इट ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। जो भी करंट आपका एक ही डायरेक्शन में चल रहा है वो करंट कौन सा होगा बेटा, डायरेक्ट करंट होगा। ठीक है, आपके ड्राई सेल्स हो गए, बैटरी होगी, कार बैटरी होगी, डीसी जनरेटर्स हो गए, ये सारे के सारे कौन सा करंट प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास होता है एक ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पीछे बताया मैंने कि डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इफ़ द करंट रिवर्सेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल में डायरेक्शन क्या करता रहे, चेंज करता रहे। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरह आप लेके चलो, तो सेम टाइम के बाद डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऐसे करंट को क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, ठीक है ना, पावर हाउस से जो आपके घरों में करंट आ रहा है, बिजली आ रही है, वो कौन सा करंट है बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, जितने भी आपके अप्लाइंसेस ये जो चल रहे हैं आपके घरों में, मीटर में जो मेन बिजली आ रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो कौन सी आ रही है, उसमें कौन सा करंट आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, अभी इसका यूज़ भी होगा। मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन इन इंडिया जनरेट ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जितने भी हमारे पावर स्टेशंस हैं इंडिया में जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। जो हर एक 1/100 टाइम्स में अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। 1/100 टाइम्स में अपनी क्या करता है, डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। देखो, हमारे घरों में जो भी सप्लाई आती है वो आती है 220 वोल्ट पे एट 50 हर्ट्स, एट 50 हर्ट्स। अब ये 50 हर्ट्स क्या होती है, हर्ट्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। देखो, एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में वो काम कितनी बार हो रहा है, मतलब यूनिट अमाउंट में वो काम कितनी बार हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप एक सेकंड में कितने वर्ड्स लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने तो एक लेटर ही लिखा है एक सेकंड में,
तो मेरे लिखने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1। लिखने की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही हमारे घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स, HERTZ, दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की ये क्या होती है, यूनिट होती है। अब समझो हमारा वेव आ रहा है, एक ना ये एक वेव होती है, ठीक है, ये क्या होती है, एक वेव होती है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो 50 हर्ट्स कहने का मतलब क्या है, एक सेकंड में ऐसी ऐसी कितनी वेव्स बन रही हैं, 50 वेव्स। ऐसी कितनी वेव्स बन रही हैं, 50 वेव्स, ऐसे। क्लियर है। तो अब जब 50 वेव्स होगी, एक बार ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मान लो ये मैंने 2 वेव ली, देखो एक ली, एक में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी, 1 2, 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर क्या हो जाएगा 1 2, ऐसे चलता रहेगा। तो मतलब एक वेव में कितनी डायरेक्शन चेंज हो रही है, 2। 50 हर्ट्स, ठीक है, इसको ऐसे समझो, 50 हर्ट्स मतलब 50 वेव्स। एक सेकंड में कितनी वेव्स, 50 वेव्स। एक वेव में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, 2 बार। तो 50 हर्ट्स में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी, 100 टाइम्स। ठीक है, कितना होगा, 100 टाइम्स आपकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज होती है, एक सेकंड में 100 टाइम्स चेंज हो जाती है। ठीक है, कितनी बार चेंज हो जाती है, 100 टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी समझ गए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक आप यूनिट टाइम में कितना काम कर रहे हो, काम करने का आपका फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, आप एक दिन में कितनी बार पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट आपने, एक चैप्टर आपने कितनी बार रिवाइज कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्स पे आता है हमारा। दस द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज नॉट फिक्स्ड। अभी बताया था पिछली बार मैंने, पिछले स्लाइड्स पे, यहाँ पे अगर आप सेल लेके आते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, फिक्स है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर दो, चेंज कर दो। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव नेगेटिव को आप चेंज कर सकते हो, पोलैरिटी यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग करंट आपका आता कहाँ से है भैया, जो आपकी मेन सप्लाई है, पावर हाउसेज हैं वहाँ से। कार के अंदर एक डिवाइस लगा होता है ऑल्टरनेटर, ठीक है, जो आपकी कार की बैटरी को चार्ज करता है। डायनमोस शाफ्ट होती है, ठीक है, जो जनरेटर से टरबाइन से आगे जुड़ी होती है, वो क्या होते हैं, डायनमोस होते हैं, उनको बोलते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है, हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट बनता है। यहाँ से क्या बनता है, ऑल्टरनेटिंग करंट बनता है। और ऑल्टरनेटिंग करंट का एक एडवांटेज तो आपके सामने लिखा भी हुआ है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को ना आप बड़े दूर तक क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। मतलब देखो, एक सिटी से दूसरी सिटी में भी हम क्या कर रहे हैं, बिजली भेज रहे हैं। ये तो नहीं है कि आप जिस कॉलोनी में रहते हो वहीं पे उस कॉलोनी के लिए ही अलग अलग पावर हाउसेज हैं। आपके शहर में कितनी सारी कॉलोनीज़ हैं, उनमें एक ही पावर हाउस सभी कॉलोनीज़ में क्या कर रहा है, ठीक है, बिजली पहुंचा रहा है। मतलब दूर तक आप इसको ट्रांसमिट कर सकते हो, जबकि डीसी करंट के साथ ऐसा नहीं होता। डीसी करंट अगर आप इतनी दूर तक पहुंचाओगे वो अपनी पावर वैसे ही लूज़ कर देगा। तो एसी करंट की ये बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। तो यहाँ पे आपका होमवर्क है कि आप डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस आप लर्न करोगे, आप लिख के लेके आओगे डिफरेंस। ठीक है, कल के क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें भी हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पे आप बताओगे। ठीक है बेटा, तो ये एक आपका होमवर्क है। फ्रीक्वेंसी आई होप आपको समझ आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। हमारे घरों में जो सर्किट बने हुए हैं वो क्या है। तो देखो, घरों में हम बहुत सारे अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हो, बल्ब्स हैं, फैंस हैं, ठीक है, आपके गीज़र्स लगे हुए हैं, एसीज़ लगे हुए हैं, टीवी यूनिट्स हैं, मल्टीपल सब चीज़ें हैं ना। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं, अब ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं, देखो घर के अंदर आपका एक क्या लगा होता है, जिसे MCB बॉक्स बोलते हो आप, वहाँ से क्या होती है, सारी वायरिंग हुई होती है ना। ये इलेक्ट्रिक मीटर आपका घर के बाहर लगा होगा आज के टाइम में। ये चीज़ क्या होगी, आपकी आउटडोर होगी। ठीक है, आपके घर के अंदर एक बड़ा सा मीटर सा लगा होगा जिसके अंदर सारे के सारी वायरिंग हुई होगी, है ना, जिसे फ्यूज़ बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं। अब वहाँ से जितने भी आपके अप्लाइंसेज हैं, अब देखो जितने भी आपके अप्लाइंसेज हैं ये क्या है, सॉकेट्स हैं। ये क्या है, सॉकेट्स हैं। अब आप देख सकते हो कि सारी की सारी सॉकेट्स कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं।
तो पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखना, घरों में आपके जितने भी अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में, सीरीज़ में नहीं लगे हुए। क्यों नहीं लगे हुए सीरीज़ में? अगर एक बल्ब खराब हो गया, उसके पीछे जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़ याद रखना, पैरेलल में लगी हुई हैं। अब ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको पढ़ना क्या है, तो हमें कुछ टर्म्स पढ़नी हैं जो जैसे क्या है, पहली लिखी हुई है अर्थ वायर, लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर। तो हमारे घरों में जो बिजली पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारे घरों में आ रही है। पावर स्टेशन से दो वायर्स आती हैं हमारी, एक होती है लाइव वायर और एक होती है न्यूट्रल वायर, ठीक है। एक होती है लाइव वायर और एक होती है न्यूट्रल वायर। आपने अपने घरों के बाहर, ठीक है, बड़ी बड़ी वायर्स जाती हुई दिखी है ना, कॉपर की वायर्स जाती हुई देखी हुई हैं, उनके ऊपर ब्लैक कलर का पीवीसी कोटिंग भी होती है, वो वहाँ से पावर स्टेशन से आ रही हैं वो, ठीक है। फिर आगे ट्रांसफॉर्मर्स पे कनेक्टेड होती हैं, ट्रांसफॉर्मर से आपके घरों तक आ रही हैं। तो वो कौन सी दो वायर्स आती हैं? एक होती है उनमें लाइव वायर, एक होती है उनमें न्यूट्रल वायर। तो ये आई। फिर आपके घर के बाहर कोई खंभा वगैरह होगा जिसमें आपके पोल्स होंगे, जिसमें आपके क्या लगे होंगे? मीटर लगे होंगे। तो वहाँ पे इतना, ये काम किसका होता है? ये काम है आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। वो क्या करेंगे? मीटर इंस्टॉल करेंगे और मीटर के आगे क्या लगा होता है? फ्यूज़ लगा होता है। मीटर के आगे क्या लगा होता है? फ्यूज़ लगा होता है। अब ये फ्यूज़ क्या होता है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद मीटर से दो वायर, वही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आती है, जिससे आगे आपके पूरे घर की क्या हुई है? इलेक्ट्रिक फिटिंग हुई हुई है। यहाँ पे बहुत सारे फ्यूज़ होंगे, ठीक है, हर एक के लिए अलग फ्यूज़ होता है। और फिर वो आगे वायर्स सप्लाई हुई हुई हैं हर एक सॉकेट तक। आपने जितने भी घरों में सॉकेट्स लगाए हुए हैं, उन सब में जो वायर आ रही है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आ रही है। पैरेलल में यहाँ पे सारी चीज़ें कनेक्ट की गई हैं, ठीक है। बस याद रखना, जो फ्यूज़ होता है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ठीक है। फ्यूज़ किस में होता है? ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। अब सीरीज़ में क्यों होता है, आगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा सर्किट होता है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब सिंपल तो नहीं होता, लेकिन हाँ आपके समझने के लिए ये है कि दो वायर्स आई, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, और वो आगे आपके मीटर में आ रही है। मीटर से पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपना एक फ्यूज़ लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आपके घर के अप्लाइंसेस को बचाने के लिए एक क्या लगा हुआ है? फ्यूज़ लगा हुआ है। देखो, फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपना मीटर बचाना है, ठीक है, तो उसका एक फ्यूज़ है। आपने अपने घरों के अप्लाइंसेस बचाने हैं, तो उनके लिए क्या लगा हुआ है? फ्यूज़ लगा हुआ है आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा। अब इसमें जो टर्म्स हैं उनको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। देखो, तीन तरह की वायर हैं, अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। अभी तो हमने दो ही तरह की बात की, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। तो ये तीसरी क्या है? अर्थ वायर क्या है? अर्थ वायर है बेटा आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, फॉर सेफ्टी मेजर्स। अब सेफ्टी मेजर ये कैसे करती है? देखो, अर्थिंग क्या होती है कि हम ना घर के आसपास, अपने मेन गेट के बाहर ना, एक नीचे तक डिग करके, मतलब होल करके, गड्ढा खोद के, वहाँ पे क्या कर देते हैं? एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। वहाँ पे प्लेटिंग वगैरह करके वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है। कौन सी वायर को? अब यहाँ पे देखो, आपके सॉकेट्स जो दिख रहे हैं उसमें तीन होल्स आपको दिख रहे हैं, है ना। ये जो है थ्री पिंस जो होती हैं, दो में तो ये क्या लगता है, एक में लाइव वायर आ रही है, एक में आपकी कौन सी आ रही है? न्यूट्रल वायर आ रही है। इन दोनों से आपका जो है अप्लायंस वो चलता है। ये जो तीसरा प्लग होता है, इसमें आपकी कनेक्टेड होती है अर्थ वायर। ये होती है आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। अगर आपने कई बार आपका जो अप्लायंस है, ठीक है, जो भी आप चीज़ चला रहे हो, उसका जो आपने प्लग है उसमें थ्री पिंस है, अगर ये बीच वाला पिन आपने निकाल भी दिया ना, तब भी आपका अप्लायंस चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट जो आ रहा है वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से आ रहा है। अर्थ वायर क्या है? सेफ्टी के लिए, ठीक है। सेफ्टी अभी कैसे करती है? कई बार क्या होता है कि वायर छिल जाती है किसी अप्लायंस के अंदर। तो फॉर एग्जांपल, मेटेलिक बॉडी जो है, मान लो आपके पास प्रेस है, ठीक है, और प्रेस की मेटेलिक बॉडी है, तो उसके ऊपर अगर करंट आ गया, लीक हो गया, वायर क्या थी, छिल गई थी अंदर से किसी भी रीज़न से, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, जनरल कॉमन रीज़न है कि आपकी वायर अंदर से क्या हो गई? छिल गई है, ठीक है। उसके कारण वो बॉडी के कांटेक्ट में आ गई और बॉडी पे क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। तो ऐसी लीकेजेस अगर बॉडी पे आ गई, तो जैसे ही आप बॉडी को टच करोगे, प्रेस को टच करोगे, आपको करंट लगेगा।
है ना, आपको करंट लग गया, तो उस केस में हमारी क्या काम आती है, अर्थिंग काम आती है, ताकि आपको करंट ना लगे। अब ये जो जितना भी लीक हुआ है मेटेलिक बॉडी के ऊपर, जितना भी करंट आया है, वो इस अर्थ वायर से कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। जो हमने घर के बाहर गड्ढा खोद के उसमें प्लेटिंग की हुई है, उससे ये वायर जो कनेक्ट की हुई है, ठीक है, उसके थ्रू क्या चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ताकि आपको शॉक ना लगे। तो अर्थ वायर का ये काम होता है, आपकी सेफ्टी के लिए होती है। लाइव वायर, अब इसके कलर याद रखना, अर्थ वायर जनरली ग्रीन कलर की होती है, लाइव वायर जो है वो रेड कलर की होती है, और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की होती है। अब लाइव वायर क्या होती है, इसको फेज़ भी बोलो। कई बार आपने इलेक्ट्रीशियन के मुंह से ये वर्ड सुना होगा, फेज़ ख़राब आ रहा है ना, ये फेज़ में करंट नहीं आ रहा, कुछ भी फेज़ ख़राब हो गया। तो फेज़ क्या होता है, लाइव वायर। लाइव वायर को क्या बोला जाता है, फेज़ बोला जाता है। ये पॉजिटिव वायर होती है, जैसे आपकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है ना, तो लाइव वायर में कौन सा पोटेंशियल चल रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल, और इसमें कितना चलता है, 220 वोल्ट्स का। इसमें कितना चलता है, 220 वोल्ट्स का। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की होती है, ये नेगेटिव वायर होती है, और इसमें कितना पोटेंशियल होता है, 0 वोल्ट का। तो हमारे घरों में जो करंट आएगा, ठीक है, जो भी आपकी सप्लाई आएगी, मेन सप्लाई जिसे हम बोलते हैं, लाइव वायर न्यूट्रल वायर से आएगी। तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ, 200 माइनस 0 इज इक्वल टू 200 वोल्ट, ठीक है, सॉरी 220 वोल्ट का क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट पे आ रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी याद कर लेना, 50 हर्ट्स। तो और न्यूट्रल वायर कितने पोटेंशियल पे होती है, 0 पोटेंशियल पे। लाइव वायर कितने पोटेंशियल पे होती है, 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे ये होती है, ठीक है। तो ये 3 तरह की हमारे घर में वायर्स यूज़ होती हैं। अब कई बार ना लाइव वायर आपको जनरली तो रेड होती है, लेकिन मॉडर्न वे में इसको ब्राउन कलर से भी कोट कर दिया जाता है, और ठीक है। अब हमारे घरों में जो सर्किट लगे हुए हैं वो 2 तरह के सर्किट हैं। एक सर्किट आपने सुने होंगे, पावर सॉकेट्स हैं आपकी, एक नॉर्मल सॉकेट्स हैं, है ना। एक तो छोटे वाले आपके प्लग्स होंगे, और कई अप्लाइंसेस ऐसे होंगे, जैसे आपका गीज़र है, उसका जो प्लग होगा, ठीक है, अगर किसी के घर में है, वैसे तो मतलब इंटरनल वायरिंग हो जाती है, उसका कनेक्शन वैसे किया जाता है। पहले के टाइम पे जो गीज़र आते थे उसका आपको प्लग इन करना पड़ता था, अब तो एमसीबी वगैरह लग जाते हैं, है ना। तो सॉकेट में वो बड़े वाली सॉकेट होती थी, वो क्या होती थी, बड़े वाली सॉकेट होती थी। आपका टीवी है, उसका जो प्लग है वो छोटा प्लग है, आपके गीज़र का जो प्लग है वो बड़ा प्लग है ना, ये तो देखा है आपने। तो वहाँ पे क्या क्यों है इतना डिफरेंस, देखो अब गीज़र को चलने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, टीवी को चलने के लिए इतनी पावर नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारे घरों में अप्लायंसेस की पावर के हिसाब से क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स डिज़ाइंड होते हैं। तो जनरली 2 होते हैं, 5 एम्पियर का और 15 एम्पियर का। जो 15 एम्पियर है मतलब उसमें 15 एम्पियर तक का करंट आ सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं पावर सॉकेट्स। किन के लिए होगा, जिनको ज़्यादा पावर चाहिए, जिन अप्लाइंसेस को आपके ज़्यादा पावर चाहिए, जैसे गीज़र हो गया, अवन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इनको ज़्यादा पावर चाहिए, तो ये कौन सी सॉकेट में लगेंगे, 15 एम्पियर की सॉकेट में लगेंगे। आपने गीज़र 5 एम्पियर की सॉकेट में लगा दिया तो भैया ख़त्म है, ठीक है, आप वायरिंग ख़राब कर लोगे अपने घर की। 5 एम्पियर नॉर्मल सॉकेट्स, जैसे आपका टीवी, बल्ब, फैंस, ये जितने भी हैं ये आपके 5 एम्पियर वाली सॉकेट्स में लगे होंगे। ये क्यों है, इनको कम पावर चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ मैंने बताया है कि जितने भी आपके अप्लाइंसेस होते हैं वो सारे के सारे किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। क्यों कनेक्टेड होते हैं, क्या एडवांटेज होता है। पहली चीज़ तो अगर भैया एक अप्लाइंस, मान लो बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, उसके आगे क्या लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है। तो अगर ये बल्ब ही काम करना बंद कर गया तो फैन तक तो करंट ही नहीं जाएगा। आपका ये बल्ब फ्यूज़ हो गया तो फैन तक क्या जाएगा, करंट ही नहीं जाएगा, अगर ये सीरीज़ में हुए तो, ठीक है। तो अगर हम पैरेलल में किस लिए लगाते हैं, अगर ये बल्ब ख़राब हो गया, फ़ैन पे क्या जाएगा, प्रॉपर करंट जाएगा, फ़ैन चलेगा, फ़ैन को कोई मतलब नहीं है बल्ब ख़राब हो या ना हो, ठीक। तो पे एक एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है, घरों में हमारे कितने वोल्ट सप्लाई आ रही है, 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है। सारे के सारे अगर पैरेलल में होंगे, पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम रहती है, तो बल्ब के पास भी कितनी जाएगी, 220 वोल्ट, फ़ैन के पास भी कितनी जाएगी, 220 वोल्ट। तो ये अच्छे से क्या आप कर पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे। सीरीज़ में अगर ये होते तो पोटेंशियल ड्रॉप होता, हर जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप होता, तो ये अपनी फुल कैपेसिटी पे रन ही नहीं कर पाते। क्लियर हो गया।
तो मेन एडवांटेज क्या है, अगर एक अप्लायंस स्विच ऑफ हो जाए तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा एडवांटेज यह है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, तो हर एक अप्लायंस पे सेम वोल्टेज जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अब दो टर्म्स आती हैं, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। ये आपके घर के अगर ये होता है तो मतलब डेंजर सिचुएशन है ये, ठीक है। ऐसे घरों में आग वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं, ओवरलोडिंग हो जाए या शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, इससे आपकी जो फिटिंग है इलेक्ट्रिक फिटिंग ये जल सकती है, घर में आग वगैरह भी लग सकती है। अब ओवरलोडिंग क्या होती है और शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, पहले शॉर्ट सर्किटिंग समझा देता हूँ, ये थोड़ी सी ईजी है, मतलब दोनों ही ईजी हैं। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, अगर आपकी न्यूट्रल वायर और लाइव वायर टच हो जाए, सिंपल, न्यूट्रल वायर थी और लाइव वायर थी, अगर ये आपस में कनेक्ट होगी, ठीक है, मान लो यार एक वायर ये है, न्यूट्रल वायर है, दूसरी वायर ये है, लाइव वायर है, एक ही स्विच में तो जा रही हैं, ठीक है ना, एक ही स्विच में तो जा रही हैं ये, अगर यहाँ से मान लो ये डैमेज हो गई तो ये दोनों अगर आपस में टच हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है कि करंट ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़्लो करता है। करंट क्या करेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर देगा, फ्लो कर देगा, और जिससे आपके आग वगैरह लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब करंट के ज़्यादा फ्लो करने से आग कैसे लगी भैया, करंट का एक हीटिंग इफेक्ट भी होता है, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा है, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर बिकम्स वेरी लार्ज एंड द हीट्स द वायर डेंजरसली एट हाई टेम्परेचर। ये इसको गर्म कर देता है। अब वायर का भी तो अपना रेजिस्टेंस है ना, उसमें से करंट पास करा रहे हो, रेजिस्टेंस में से ज़्यादा करंट पास हो ही जा रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। वो हीट से आपकी वायर क्या होगी, गर्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी हो सकता है और आग भी लग सकती है। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर क्या हो जाए, टच हो जाए, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर क्या हो जाए, टच हो जाए, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या होती है भैया, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, सामान आप रख देते हो तो उसे आप क्या कहते हो, ओवरलोड। ऐसे ही आपने एक सॉकेट के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ही अप्लाइंसेस लगा दिए, ठीक है ना। तो देखो, द करंट फ्लोइंग इन द डोमेस्टिक वायर एट ए पर्टिकुलर टाइम डिपेंड्स ऑन द पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस। हाँ जी, पावर रेटिंग पे ही डिपेंड करता है, जितनी पावर की सप्लाई आपके अप्लायंस को चाहिए उतनी ही मिल जाती है सॉकेट के हिसाब से, अगर वो पावर सॉकेट है या नॉर्मल सॉकेट है, ये हमने बात कर ली। अगर बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस हाई पावर के आपने चला दिए, मीन्स क्या ऐसा होता है कि आपने गीज़र भी ऑन कर दिया, 2-3 आपके घर के एसी भी ऑन हो गए, ठीक है, वायरिंग पुरानी है, तो उस केस में वायरिंग में क्या हो जाती है, हीट डेवलप हो जाती है। अब पावर मतलब ये देखो ना, हाई पावर के अप्लाइंसेस चल रहे हैं, एसी चल रहा है, गीज़र चल रहा है, ओवन चल रहा है, और एसी 2-3 चल रहे हैं, 2-3 रूम हैं तो 2-3 एसी चल रहे हैं, तो उस टाइम पे वायर में कितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके कारण अब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, अगेन सेम चीज़ कि हीट होएगी वायर हीट होएगी तो उसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक टाइम पे एक साथ बहुत ज़्यादा हाई पावर रेटिंग के अप्लाइंसेस को स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो इस कंडीशन को ओवरलोडिंग कहते हैं। या कई बार ऐसा होता है, आपने नॉर्मल सॉकेट है आपकी, आप एक ही सॉकेट के अंदर चार्जर भी लगा रहे हो, टीवी का भी आपने प्लग इन कर दिया है, ठीक है, आपकी एलेक्सा भी चल रही है वहीं पे, तो आप मल्टीपल डिवाइसेस एक ही सॉकेट में, नॉर्मल सॉकेट में आप कनेक्ट कर दो, तो उस पर भी अब क्या आएगा, ज़्यादा करंट आएगा, तो वहाँ पे भी हीटिंग होती है। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग पे मेरा ये भाषण सुनने के बाद आपको ये तो समझ आ गया है कि ये दोनों ही कंडीशन हमारे घर के लिए तो अच्छी नहीं है ना। ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग कुछ भी हो गया, घर में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब इन दोनों कंडीशंस को हमें अवॉइड करना है कि हमारे ओवरलोडिंग भी ना हो और शॉर्ट सर्किटिंग भी ना हो। तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो देखो, इसी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। हमारे घरों में, ठीक है, ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किटिंग जैसी कंडीशंस ना हो, शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, ठीक है, तो भी आग लगेगी, ओवरलोडिंग हो गया तो भी आग लगेगी। मीन्स दोनों ही कंडीशन में, चाहे ओवरलोडिंग हो चाहे शॉर्ट सर्किटिंग हो क्या रहा है, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। तो करंट इतना ज़्यादा फ्लो ना करे, उसी के लिए क्या लगा दो, सीरीज़ में क्या लगा दो, एक फ्यूज़ लगा दो। सीरीज़ में क्या लगा दो, एक फ्यूज़ लगा दो। जैसे कहाँ पे लगाएं भैया, जहाँ से अब हर एक सॉकेट जो होती है उसके साथ क्या लगा होता है, फ्यूज़ लगा होता है। नहीं तो आपके मीटर में भी एक मेन फ्यूज़ क्या होता है, लगा होता है।
अगर अगर सपोज करो, चलो यहाँ से तो सॉकेट के लिए, हर सॉकेट के लिए अलग है। मान लो इसमें आपकी ओवरलोडिंग हो रही है तो यहाँ पे फ्यूज़ लगा होगा, और वो फ्यूज़ में क्या करेगा, फ्यूज़ करता क्या है, जैसे ही उसके अंदर ज़्यादा करंट आएगा उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होगा, हीटिंग हाई होगी, वो फ्यूज़ की वायर ही टूट जाएगी, तो आगे करंट ही नहीं जाएगा। जब करंट नहीं जाएगा तो आग लगने के चांसेस तो वैसे ही ख़त्म हो गए, क्योंकि करंट के ज़्यादा फ्लो करने से ही तो क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है और आग लग रही है घर में, है ना। तो ऐसे है, कई बार ऐसा होता है कि भैया मेन सप्लाई से ही आपका बहुत ज़्यादा करंट आ रहा हो, पीछे ही आपके पावर स्टेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपना फ्यूज़ लगाया हुआ है, ये काम ना करे तो मीटर में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इसमें जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आती है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो आपके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कनेक्टेड है, यहाँ पे भी क्या लगा होगा, लाइव वायर के साथ एक फ्यूज़ लगा देते हैं। ये कलर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लाइव वायर के साथ भी एक क्या करते हैं, फ्यूज़ लगाया जाता है, ताकि अगर पीछे से ही ज़्यादा करंट आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी ना ख़राब हो भाई, ठीक है, और आपके अप्लाइंसेस भी ना ख़राब हो, तो ये वाला फ्यूज़ ही क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा और आपके आगे कहीं पे भी अप्लाइंसेस के पास करंट नहीं पहुंचेगा। तो ये काम होता है हमारे फ्यूज़ का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, शॉर्ट लेंथ का थिन, बहुत पतला टिन प्लेटेड कॉपर वायर होती है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है, फ्यूज़ वायर जो भी आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, फ्यूज़ वायर जब भी आप कनेक्ट करोगे तो उस फ्यूज़ वायर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये दो कंडीशंस क्यों होनी चाहिए भैया, रेजिस्टेंस हाई होगा तभी तो हीटिंग ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग में आपने पढ़ा ना, रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी, और हीट रेजिस्टेंस हाई होगा, हीट ज़्यादा होगी, तो हीट ज़्यादा होने से अगर मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हुआ, मान लो आपने एक वायर ले ली जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होएगी, अरे इतने में तो आपके आगे के अप्लाइंसेस ही ख़राब हो जाएंगे, करंट पहुंच जाएगा। तो जैसे ही हाई रेजिस्टेंस लिया आपने, उसके कारण हीटिंग बढ़ी, हीटिंग बढ़ने के कारण जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर होगी वो थोड़ी ही गर्म होगी, और वहीं से वो क्या कर जाएगी, टूट जाएगी, तो आगे आपका इलेक्ट्रिक करंट पहुंच ही नहीं पाएगा आपके सर्किट तक, जो भी आपकी सॉकेट्स हैं जिसमें भी आपका अप्लाइंसेस कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस ध्यान रखना, एक फ्यूज़ वायर जो होती है उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। आपको आपका होमवर्क है, या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जिससे, जो किसका बना होता है, टंगस्टन का, इसकी क्या कंडीशन होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, ये भी आप लिख के बताओ, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। तो चलो इसको पढ़ो। अ फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस हैविंग ए शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट विच मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट इफ़ द करंट एक्सीड्स द सेफ वैल्यू। अगर करंट ज़रूरत से ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस हाई होने के कारण हीट भी ज़्यादा होगी, और उसके कारण जो लो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या काम करेगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होने से वायर ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के कारण आपका आगे करंट नहीं जाएगा, तो आपके अप्लाइंसेस सेफ हैं। द थिकनेस एंड द लेंथ ऑफ द वायर डिपेंड ऑन द मैक्सिमम करंट अलाउड थ्रू द सर्किट। ठीक है, ये थिकनेस तो हम देख लेंगे। मेन चीज़ क्या याद रखनी है, फ्यूज़ वायर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट में भी ये याद रखो, फ्यूज़ वायर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर। ठीक है, जो आपके घरों में लाइव वायर आ रही है पीछे से, अगर भैया पावर स्टेशन में भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, है ना, तो वहाँ से भी जो लाइव वायर आ रही है उसके साथ भी हम फ्यूज़ लगाते हैं, अभी आपको दिखाया डायग्राम में, और वो भी सीरीज़ में लगाया जाता है। किसके साथ, लाइव वायर के साथ लगाया जाता है, ठीक है ना, लाइव वायर के साथ लगाया जाता है, न्यूट्रल वायर के साथ नहीं लगाया जाता। क्लियर है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में, और यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा, चैप्टर बहुत छोटा है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और ये पूरे के पूरे 13 मार्क्स के आपके आने हैं, तो चैप्टर को बड़े अच्छे से करना, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। कल आपका इसका जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, वो हम कवर कर लेंगे, तो ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, कल तक का आपके पास टाइम है कि आप इसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर दो। देखो कई बच्चे ना कंप्लेंट करते हैं कि सर मेरे से ना न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। भैया नहीं बन रहे ना, तो उसका एक ही रीज़न होता है कि आपने थ्योरी अच्छे से समझी नहीं है।
थ्योरी को जितनी ज़्यादा बार अच्छे से समझोगे, और बोल बोल के समझा करो, अपने घर में अपने रूम में बंद कर लो और चिल्ला चिल्ला के पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर कर दो। कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छे से शेयर भी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो देख के जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, दोनों ही अच्छे बच्चे हैं, बस पढ़ते रहो। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।